मान लो किसी का ये लॉर्ड यमराज है, यमराज कहते हैं कि छुट्टी मत लो अपने काम में। कभी सुना है यमराज ने छुट्टी ले ली? तो ये जो हमारी कुंडली के मैनेजर है, एक नक्षत्र लॉर्ड है, एक तिथि लॉर्ड है। तो लाल किताब की जो आपने रेमेडीज करी, चलो एक तो ये गलत हो गई, और भी कोई जो करी वो वर्क एक भी नहीं करी। एक ही रेमेडी वर्क की। दोनों का मून साइज बड़ा है। बिल गेट्स फुल मून से एक दिन पहले पैदा हुआ है और मार्क जकरबर्ग फुल मून के दिन ही पैदा हुआ है। तो पराशर जी क्या कहते हैं, ऋषि पराशर, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था वेल्थ को एनालाइज करने का, 100 पॉइंट सिस्टम। उसमें 20 जो ये हमें रेमेडीज हमें पता चल रही हैं आजकल की, भाई ये करके या इस प्लैनेट की पूजा रेमेडीज करके। बिजनेस है। किसी भी हाउस को, किसी भी कुंडली को देखने से पहले हमें पंचांग देखना है। पंचांग में कोई बुरे योग तो नहीं है। और मैंने कितने लोगों को कंसल्ट किया, सब सामने होंगे। अगर मैं किसी को स्टोन रिकमेंड किया तो मेरा नाम बदल दिया। तो मैं कपूर साहब से पूछा, जस्टिस जशन कपूर द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, वो कहते कि रूबी पहनना ही क्यों है। बिल गेट्स का रवि योग बनता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छी कमाई कर सकते हो, अपने आप को इस तरीके से ग्रो कर सकते हो कि आप एक वेल्दी पर्सन बन पाओ। क्योंकि आज हम बात करेंगे वेल्थ एंड नक्षत्रास की। आज हम समझेंगे कि भाई ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनता है लाइफ में जिसमें हम अच्छी वेल्थ कमा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो डिकोडर राजन खिल्लन जी, हमारे भाई। स्वागत है सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा बताओ। ब्लेस्ड, फुल्ली ब्लेस्ड, कंप्लीटली ब्लेस्ड। ब्लेस्ड किसे कहते हैं आप? खुशी हो, अच्छा, बंदा 2 पैसे कमा रहा हो, हेल्थ ठीक हो। हाँ, और क्या ब्लेस्ड का मतलब है? सही बात किसी है। के घर थोड़ी घुसना है। तो मतलब बढ़िया चल रहा है टोटल मिला के आपके सब। नक्षत्र सही चल रहे हैं मतलब। हाँ। भाई एक बात बताओ, आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप अपने नक्षत्रास खुद क्रिएट भी कर सकते हो कुछ ऐसे? नहीं क्रिएट किया जा सकता। अच्छा, द ओनली एस्ट्रोलॉजी का जो ओनली मतलब है ना, वो है गाइडेंस। कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की एक सांस भी फालतू नहीं बढ़ा सकता, ना कम कर सकता। लेकिन अगर कोई कांड होने वाला है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलर्ट कर सकता है। अगर कोई किसी चीज़ में अच्छा है लेकिन वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाएगा किसी व्यसन के कारण, व्यसन कह लो, एडिक्शन कह लो। मान ले कोई 2 पैसे कमाने लग जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उसको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। प्लेजर का मतलब फीमेल प्लेजर ले लो, मटेरियलिस्टिक प्लेजर ले लो, फिर वो रुक जाएगा, कंफर्ट जोन में बैठ जाएगा। उसको वहाँ पे बैठना नहीं है, उसको और ऊपर लेके जाना है, मोटिवेट करना है। तो एस्ट्रोलॉजी का ये काम है, गाइडेंस। और किसी का बुरा वक्त आना है तो उसको बुरे वक्त में क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, वक्त तो निकालना ही है। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई तांत्रिक आपका एक दिन भी फालतू नहीं बढ़ा सकता, 1 मिनट 1 सेकंड भी फालतू नहीं बढ़ा सकता, ये मान के चलो। बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है किस्मत से ज़्यादा। गाइडेंस से बहुत फर्क पड़ता है। मैं देखो उपाय तो देता नहीं हूँ, ये तो पता ही है। 3 उपाय हैं दुनिया में। मंत्र, किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का मंत्र जपना। दान, किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का, किसी भी उससे दान करना। और उपवास, उपवास का मतलब होता है फास्टिंग। वो मौन व्रत भी हो सकता है और वो खाने पीने वाली जो फास्टिंग होती है, जैसे 16 सोमवार, वो भी करता। सिंपल लॉजिक है, जो ग्रह आपके खराब है, जो नक्षत्र आपके खराब हैं और जो कॉम्बिनेशंस आपके खराब हैं, उनकी आपको फास्टिंग करनी है, उनके आपको दान करने हैं, उनके आपको मंत्र जाप करना। तो वो ठीक हो जाते हैं। फर्क तो पड़ता ही है, मरहम तो लगता ही है उसको। तो इस ये जो गाइडेंस आप कह रहे हो, गाइडेंस से फर्क पड़ता है, तो गाइडेंस से जो नसीब में होगा वो बढ़ जाता है, या फिर गाइडेंस वाली आप चीज? मैनेज अच्छी तरह कर सकते हो। अच्छा, मैनेज अच्छी तरह कर सकते हो। पर जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है। अगर मिलता, वेस्टेज रुक जाती है, आपके पोटेंशियल पीक पे पहुंच जाते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी जर गाइडेंस, कोई इस तरह की बात करके कि मैं आपको बताता हूँ कि आप 1 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे बन सकते हो, ये बुलशिट है। जो ये हमें रेमेडीज हमें पता चल रही हैं आजकल की, भाई ये करके या इस प्लैनेट की पूजा रेमेडीज करके। तो बिजनेस है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बिजनेस है। तो रेमेडीज काम तो करती है या नहीं करती? मंत्र, दान और उपवास के अलावा कोई रेमेडी काम नहीं करती। और मैं
कोई भी अलग रेमेडी है इन तीनों के अलावा, चाहे पानी में बहाना है, चाहे कहीं कुछ गाड़ना है, मैं किसी रेमेडी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ क्लेम कर रहे हो अब, जिस पे कि लोग हमारे यहाँ पे आके बताते हैं कि भाई रेमेडीज ये कर लो और ये हो जाएगा। पर्सनली नहीं मानता। आपने खुद ट्राई करी है कभी? जब आप जब एक फेज था, लॉसेस कर रहे थे आप, तो सबसे पहले मैं लाल किताब वाले के पास ही गया था, मैंने सारी रेमेडीज की हुई हैं। अच्छा, एक बार तो मुझे ऐसे बोला गया कि आपको ऐसे घुमाना था, लेकिन आपने गलती से ऐसे घुमा लिया, तो अब आपके साथ और बुरा होगा। अच्छा जी। तो लाल किताब की जो आपने रेमेडीज करी, चलो एक तो ये गलत हो गई, और भी कोई जो करी वो वर्क नहीं करी? वर्क एक भी नहीं करी? एक ही रेमेडी वर्क की, जो ग्रेट जस्टिस यशन कपूर ने एक रेमेडी बताई थी मेरे को किसी ने ना रूबी रिकमेंड किया था, स्टोन, रूबी स्टोन होता है ना, तो 2016 की बात है। तो रूबी उस टाइम 70-80 हज़ार का पड़ रहा था विथ गोल्ड की अंगूठी वगैरह में लाके। अपनी उस टाइम हैसियत तो थी नहीं, तो मैं कपूर साहब से पूछा, जस्टिस यशन कपूर द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, वो कहते कि रूबी पहनना ही क्यों है, रूबी किसका स्टोन है? मैंने कहा सूर्य का। मानिक रूबी सूर्य का स्टोन है, सन को स्ट्रॉन्ग करता है। कहते आई एम गिविंग यू वन रेमेडी, ताउमर करनी है तूने। मैं क्या बताओ सर? क्या जस्ट टेक सनलाइट एंड चैंट ओम नमो शिवाय, जस्ट टेक सनलाइट एंड चैंट ओम नमो शिवाय। अच्छा, और सुबह मैं क्या सर, मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। कहते तू 9:30 कर लियो। उन्होंने कोई मेरे पे ऐसी बंदिश नहीं रखी, कहते तू 9:30 कर लियो। अब आई एम डूइंग द रेमेडी, हफ्ते में 1-2 दिन मिस भी हो जाती है, कभी रात को लेट काम करना पड़ गया, कभी यूएस में किसी से बात करनी हो भी जाती, कभी कभी मिस, लेकिन ये मैं कंटिन्यू रखी हुई है। अब उसके बाद थोड़ा सा जल, सूर्य को जल देना शुरू किया। पहले मंत्र वगैरह की चैंटिंग नहीं आती थी, तो विटामिन डी भी मिलना शुरू हो गया। मैंने मानिक नहीं पहना उसके बाद। तो आप ये कहना चाहते मतलब मैं बता रहा हूँ ना, सब्स्टिट्यूट रेमेडीज, वाई टू पे मनी फॉर समथिंग। और मैं एक और स्टोन्स की बात बताऊं, रोज सुबह इस मोबाइल में मैसेज आता है, सर XYZ को स्टोन सजेस्ट कर दो, 40% आपकी ऑफ टोटल बिलिंग। अच्छा, रोज सुबह इस मोबाइल में मैसेज आता है, और एक नहीं 5 मैसेज आते हैं। और मैंने कितनी रेमेडीज, कितने लोगों को कंसल्ट किया, सब सामने होंगे। अगर मैं किसी को स्टोन रिकमेंड किया तो मेरा नाम बदल देना। तो स्टोन रेकमेंड करना तो चलो एक अलग ही बात होगी, लेकिन कुछ जो घरेलू चीज़, जो घर में रह के घर की चीज़ों से ही आप कर सकते हो एज अ उपाय, तो वो तो काम करते हैं। मंत्र, दान और उपवास के अलावा कोई भी रेमेडी नहीं है। जस्ट चैंट दी मंत्र ऑफ द गॉड। जैसे मैं चतुर्थी तिथि हूँ, चतुर्थी तिथि के लॉर्ड होते हैं गणेश जी। गणेश जी, आंखें बंद करके सोचो कि ऐसा क्या किया जाए कि गणेश जी खुश हो जाए। तो जवाब आया सामने से कि लड्डू खरीद 1 किलो, और किसी कंस्ट्रक्शन साइट में वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, उनको बांट दे। दान भी हो गया और गणेश जी के हिसाब से हो गया। अब तृतीया, तीज, आजकल तीज बना रहे हैं ना, कोई मान लो तृतीया में पैदा हुआ है, चाहे शुक्ल पक्ष चाहे कृष्ण पक्ष, तो क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी है? तो गौरी माता का श्रृंगार चढ़ता है। किसी एम्प्लॉय की, किसी गरीब के बच्चे की शादी में उसके लहंगे के पैसे दे दो, उसकी ज्वेलरी के पैसे दे दो, उसके मेकअप में हेल्प कर दो। गौरी माता का उपाय हो गया। वाह यार, देवता के हिसाब से उपाय आप, मैं 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन वो देवता कैसे चुनोगे? लोग कहते हैं कि देवता चुनना ही तो जरूरी है, कि कौन सा देवता है जो आपकी वेल्थ को प्रोड्यूस करेगा। तो वो कुंडली और नक्षत्र के हिसाब से होते हैं आपके देवता? और क्या। तो हमारी जनता को कैसे पता चले? आज के पॉडकास्ट में पता चलना चाहिए उन्हें, थोड़ा बताओ। वेल्थ एक ग्रह से नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि वेल्थ 2nd हाउस से आती है। कई जगह कहा था 11th हाउस से आती है। 2nd से भी आती है, 11th से भी आती है, 1st से भी आती है, 4th से भी आती है, 5th से भी आती है, 9th से भी आती है, 10th से तो आती है काम। किससे नहीं आती फिर? जो प्राइम हाउसेस ऑफ वेल्थ हैं वो है 1 2 3 4 5 9 10 11। अच्छा, तो ये हो गए 8 हाउसेस जिनको हम प्राइम हाउसेस ऑफ वेल्थ कह रहे हैं। उससे पहले किसी भी हाउस को, किसी भी कुंडली को देखने से पहले हमें पंचांग देखना है।
पंचांग की क्वालिटी क्या है? पंचांग में कोई बुरे योग तो नहीं है? पंचांग एक बार ऑडियंस के जो लिए पंचांग कैलेंडर होता है जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, उसका तो मैं कोर्स भी कितनों को करा चुका हूँ, 350 बच्चे पढ़ चुके हैं पंचांग मुझसे। तो अगर पंचांग की क्वालिटी अच्छी है, पंचांग को मैं कहता हूँ जैसे नींव होती है ना किसी बिल्डिंग की, पंचांग कुंडली के लिए वो है। अगर नींव स्ट्रांग है तो अर्थक्वेक आएगा तो नींव उस बिल्डिंग को बचा लेगी। तो ऐसे ही अगर आपकी नींव स्ट्रांग है तो अर्थक्वेक आएगा तो आपकी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को वो कुंडली की नींव बचा लेगी। तो भाई जैसे कुंडली देखनी हो किसी को तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज चाहिए। पंचांग के लिए क्या चाहिए? पंचांग के लिए भी ये 3 चाहिए। ये कुंडली का पार्ट ही है पंचांग। हम कोई भी कुंडली खोलते हैं, जो बुक बनती है, तो पहला पन्ना पंचांग का ही होता है। अच्छा, लेकिन लोग उस पन्ने को क्लोज करके सीधा वहां पे चले जाते हैं जहाँ पे हाउसेज होते हैं। अच्छा, नक्षत्र कहाँ से आया? पंचांग से तो आया। हमने इतने ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट कर लिए, किसी ने इस तरह से इसका प्रचार नहीं करा कि पंचांग देखना चाहिए, पहला पन्ना होता है, इसको स्किप कर देते हैं लोग। मतलब हमको मालूम नहीं था ऐसा भी है। मैं तो कह रहा हूँ उनको मालूम ही नहीं था। अच्छा, नो ऑफेंड टू एनीबॉडी, उनको मालूम ही नहीं था। पंचांग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल गेट्स क्यों है? बहुत सारे लोग अपना अपना थ्योरी बताएंगे। बिल गेट्स का रवि योग बनता है, बिल गेट्स का अमृत सिद्धि योग बनता है। दोनों योग कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। अमृत सिद्धि योग बनता है जब शनिवार और चतुर्दशी तिथि को कोई पैदा होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 14th डे ऑफ लूनर मंथ एंड सैटरडे, इसको बोलते हैं अमृत सिद्धि योग। एंड उसका रवि योग भी बनता है। ये दोनों अच्छे योग हैं, उसके पंचांग में ऐड हो जाते हैं। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की कैलकुलेशन के बाद इसको चेरी ऑन दी केक मिलता है रवि योग का और अमृत सिद्धि योग का। इसलिए बिल गेट्स है। अच्छा, लेकिन वो तो कोई रेमेडी फैमेडी भी नहीं करता होगा। कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं है। लेकिन उसको ये, हमें तो ये पता है ना कि उसकी ये योग बनते हैं। तो सिर्फ योग बन रहे हैं और बिना रेमेडी करे पहुंचेगा इंसान। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग की बात कर रहा हूँ, दोनों के पंचांग बहुत अच्छे हैं और दोनों का मून साइज बड़ा है। बिल गेट्स फुल मून से 1 दिन पहले पैदा हुआ है और मार्क जकरबर्ग फुल मून के दिन ही पैदा हुआ है। अच्छा, तो पराशर जी क्या कहते हैं, ऋषि पराशर, कि द ग्रेटर द मून साइज बेटर फॉर यू। अच्छा, तो पंचांग अच्छा है ये कैसे पता चले? इसके लिए तो पंचांग का पूरा वो करना पड़ेगा, पूरे क्लासिक्स देखने पड़ेंगे। ये पंचांग में 5 चीज़ों को, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, अगर ये 5 फैक्टर्स ही अच्छे हैं तो बल्ले बल्ले। अच्छा, तो आपको रोटी कपड़े मकान की टेंशन तो कभी नहीं होगी। एक अच्छा चाहे मीडियम क्लास लाइफस्टाइल चाहे हाई क्लास लाइफस्टाइल आप जी लोगे। लेकिन पंचांग इज द फर्स्ट पॉइंट टू एनालाइज एनीवन्स वेल्थ। वेल्थ छोड़ो, अगर कल को हेल्थ भी एनालाइज करनी है तो भी पंचांग पहला पॉइंट है। कल को लिटिगेशन भी एनालाइज करनी है तब भी पंचांग पहला पॉइंट है। कल को किसी भी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ को एनालाइज करना है तो पहला पॉइंट विल रिमेन पंचांग इन इटसेल्फ। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप बाई चांस किसी का देख रहे हो, कोई आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लेकर आया, तो आपने पंचांग देखा और उसके घर नहीं देखे कि ग्रह किस तरीके से चल रहे हैं, तो वो सेम निकलता है कि अगर पंचांग में अच्छा योग बन रहा है तो ग्रह के साथ अगर ग्रह के हिसाब से ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है पंचांग अच्छे से कि ही विल लिव अ डिसेंट लाइफस्टाइल। रोटी कपड़े मकान की उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो वहाँ दिख जाता है, वो आराम से दिख जाता है पंचांग में। और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या करना है, हमारे सर की वजह से ही मैंने किया हुआ है। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था वेल्थ को एनालाइज करने का, 100 पॉइंट सिस्टम। उसमें 21 पॉइंट थे, उसमें 100 में से 10 नंबर उन्होंने पंचांग को दे दिए। अच्छा, पंचांग के बाद हमने जो अगला चीज देखनी है वो देखना है आनंदी योग। अब आनंदी योग क्या होता है ये भी बहुत कम लोगों को पता है। हर रोज हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उसके साथ जो वीकडे लॉर्ड होता है उसका कॉम्बिनेशन आनंदी योग बनाता है। जैसे मतलब हम आज की डेट में जब ये पॉडकास्ट चल रहा है, चित्रा नक्षत्र चल रहा है। ओके, और आज डे कौन सा है? आज है सैटरडे। अब स्वाति शुरू हो चुका है, तो स्वाति नक्षत्र और सैटरडे का आनंदी योग बनता है सिद्धि। सिद्धि का मतलब क्या हुआ? सक्सेस।
तो मतलब ये पॉडकास्ट हिट होने वाला है। ये पॉडकास्ट भी हिट होने वाला है। और पहले चीज है मुहूर्त, दूसरी चीज है आनंदी योग, जो बहुत मैटर करता है। पंचांग, मुहूर्त और आनंदी योग। मुहूर्त मैं इधर बता नहीं पाऊंगा, वो बड़ा डिटेल हो जाएगा। उसके बाद हमारा सन का चार्ट, जिसको सूर्य लगन कहते हैं। उसके बाद मून का चार्ट, जिसको चंद्र लगन कहते हैं। और उसके बाद अपना खुद का चार्ट, जिसको लगन कुंडली कहते हैं। इन तीनों को देखना है। और इन तीनों के नक्षत्र भी होंगे। नक्षत्र स्टार्स की कॉम्बिनेशन को कहते हैं या किसको कहते हैं The नक्षत्र? combination of stars we can see from here is nakshatra. There are 27 नक्षत्र in Vedic astrology. लेकिन नासा कहता है 88 कॉन्स्टलेशन है। लेकिन पराशर जी सिर्फ 27 नक्षत्रों को क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं, 88 को क्यों नहीं देते? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी यही बता देता हूँ। मून है, मून मान लो गाड़ी है और 88 नक्षत्र हैं, ये मैं भी मानता हूँ। अब मून एज अ कार, वो जिस जिस नक्षत्र से निकल रहा है ना, वो सारे नक्षत्र कैलकुलेट करो तो 27 आते हैं। अच्छा, तो मून जहां से ट्रांजिट कर रहा है, वही नक्षत्र हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। और वो जरूर 27 से होके गुजरेगा ही गुजरेगा। गुजरेगा ही गुजरेगा। उसका रोटेशन साइकिल ही वही है। बाकी नहीं आते जो बाकी के हैं। बाकी रास्ते में ही नहीं आते, तो वो गिने ही नहीं उन्होंने। तो पराशर जी ने, पराशर और शास्त्र में वर्ड यूज किया है नक्षत्र और तारा। तारा है, तारा को उन्होंने बोला है सेलेस्टियल बॉडी, नक्षत्र को उन्होंने बोला सेलेस्टियल बॉडी। लूनर मेंशन बोला है। लूनर का मतलब होता है मून, मेंशन का मतलब होता है स्टेशन। मून का स्टेशन बोला है नक्षत्र। मून के 27 स्टेशन है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, श्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के बाद आता है आपका धनिष्ठा, शतभिषा। शतभिषा के बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, फिर रेवती। ये 27 नक्षत्र है। सर आपकी नॉलेज को मानना पड़ेगा वैसे। और इसमें से कुछ नक्षत्र बड़े हैं। मान लो नोएडा का एक सेक्टर बड़ा है और नोएडा का एक सेक्टर छोटा है। लेकिन जो बड़े नक्षत्र हैं, उनमें जब मून होता है तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। अच्छा जी। और जिनमें ज्यादा रोशनी है नक्षत्रों में, मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड लो, द लाइट ऑफ द नक्षत्र इज मोर, उनमें ज्यादा वेल्थ आती है। अब मान लो मून का नक्षत्र या किसी भी ग्रह का नक्षत्र उन नक्षत्रों में है जिनमें रोशनी भी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड भी लो है, और जिन नक्षत्रों का साइज भी बड़ा है, उनमें ज्यादा वेल्थ आती है। पराशर जी कहते हैं इनको 3 चीजों में इन्होंने बांट दिया: कुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र और कुलाकुल नक्षत्र। अच्छा। और कुल नक्षत्र वालों के पास ज्यादा वेल्थ है, अकुल नक्षत्र वालों के पास कम वेल्थ है। इसमें हमें सारे प्लैनेट्स का नक्षत्र देखना पड़ेगा। जिनके ज्यादातर प्लैनेट्स के नक्षत्र कुल में आ रहे हैं, उनके पास ज्यादा वेल्थ होगी। अकुल में आ रहे हैं, कम वेल्थ होगी। कुलाकुल मिक्सर है। तो सर थोड़ा हम काफ़ी टेक्निकल चले गए, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलो ठीक है, जिन लोग को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वो लोग समझ पाएंगे। बट अब मैं थोड़ा सा आपसे बेसिक लैंग्वेज में जानना चाहूँगा कि यार अगर किसी के नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो आपने जो 3 तरह की अपने उपाय बताए हैं कि दान करो और मंत्र जाप करो, तो वो कुंडली के हिसाब से कैसे होते हैं? आप किस तरह के आप मंत्र बताते हो या फिर किस तरह के आप दान बताते हो? थोड़ा अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई चतुर्थी तिथि बॉर्न है तो गणेश जी उसके लॉर्ड हो गए। तो आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचो कि ऐसा क्या होगा कि गणेश जी खुश होंगे। हल्दीराम से लड्डू खरीद के बांट दो गरीब बच्चों में, और ये सब, ये एक उपाय की फॉर्म है। दूसरा गणेश जी का मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। तीसरा है गणेश जी को दूर्वा चढ़ा के और मंदिर में दान करना, यही लड्डू। सर जैसे आप बता रहे थे कि देव चुनना सबसे मेन बात हम है। नहीं चुनते, कुंडली में सब चुने चुनाए हैं। अच्छा, बस हमें देखना है कि हमारे कौन से देवता हैं। हर नक्षत्र का एक देवता है। तो हमें नक्षत्र वाले देवता को प्रसन्न करना है या जो हमारे फर्स्ट वाले हैं लगन कुंडली दोनों में? को प्रसन्न करना है। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन में 5-7 बड़े लोग मिलके काम कर रहे हैं, और 5-7 के 5-7 को प्रसन्न करोगे तभी तो तुम्हें आगे प्रमोशन मिलेगा।
तो मैं अब अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरी स्वाति नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र के देवता हैं वायु। वायु देव को तभी प्रसन्न किया जा सकता है जब आप पॉल्यूशन ना करो। सिंपल सिंपल। अगर मैं वायु हूं तो कोई वायु का प्रदूषण कर रहा होगा तो खुंदक चढ़ेगी। अगर मैं पवन हूं तो कोई पवन को दूषित करेगा तो खुंदक चढ़ेगी। तो अपने घर में खोल के रखो खिड़कियां दरवाजे, सिर्फ बंद बंद जगह मत रहो। और अगर आप खुद से प्रदूषण कर रहे हो मतलब आप उसको फिर इनएक्टिव कर रहे हो। यस, सिंपल। तो आपके साथ फिर बुरा होगा। बिल्कुल बुरा क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा ना वो। ओके। जिस मैनेजर ने आपको प्रमोशन देना है उसकी गुड बुक्स में तो रहना है। तो ये जो हमारी कुंडली के मैनेजर है, एक नक्षत्र लॉर्ड है, एक तिथि लॉर्ड है, ऐसे करण लॉर्ड भी होता है, ऐसे ही योग लॉर्ड भी होता है। और अगर इसमें लॉर्ड्स में बुरे लॉर्ड्स हैं उनकी ज़्यादा पूजा करो। उसके बाद हमारा लगन लॉर्ड, जो लगन में हमारा प्लैनेट राशि है, हमारे 12, सब कहते हैं ना 12 राशियां 9 प्लैनेट्स हैं, तो कुछ राशियों को 2-2 प्लैनेट्स हैं और मून और सन के एक एक राशि का एक एक प्लैनेट है। तो जो आपका लगन लॉर्ड है वो आपको मनी गिविंग है, क्योंकि लगन इज यू ओनली। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 घर के लॉर्ड्स और 9, 10, 11 इन तीनों घर के लॉर्ड, ये सब गिविंग होते हैं। पैसा बाप से भी मिल सकता है, पैसा दादे से भी मिल सकता है, पैसा आपकी ज्ञान से भी मिल सकता है, पैसा आपको अपने भाई बहन के सपोर्ट से भी मिल सकता है। सर लेकिन जैसे आप बता रहे हो इतने लॉर्ड को खुश करना, तो इंसान या जनता भी सोचेगी यार इससे अच्छा तो अपना काम ही अच्छे से कर लो। अपना काम अच्छे से करना भी तो यमराज क्या कहते हैं, मान लो किसी का ये लॉर्ड यमराज है, यमराज कहते हैं कि छुट्टी मत लो अपने काम में। कभी सुना है यमराज ने छुट्टी ले ली 5-7 दिन के लिए, कोई मरा नहीं। यमराज का ऑफिस 24/7/365 डेज चलता रहता। तो मैं तो एकदम बेसिक्स उपाय की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई उपाय बोलता ही नहीं हूँ जो सुन के दिमाग को बुरा लगे, जिसके पीछे लॉजिक ना हो। जैसे आपने कुछ रेमेडीज या कुछ अपने उपाय बताए, बट जैसे आपने बोला लाल किताब की रेमेडीज आप पे नहीं चली, बहुत मेरे से पे मैं मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं मानते आप। पर क्या पता कि आपकी कुंडली ऐसी हो कि लाल किताब के उपाय ना चले, किसी को और को सूट कर जाए। जैसे होता है कि यार किसी कुंडली अलग है। देखो मैं क्या कहता हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। लाल किताब एक पंडित जी ने लिखी है लुधियाना में, पंजाब में। उनका नाम है रूपचंद जोशी। मैं रिसर्चर हूँ, मेरे को सारी रिसर्चेस पता है। उन्होंने जिस तरह से लाल किताब लिखी होगी कभी 1950s में कहीं, आज जो लाल किताब है उसका कुछ नहीं पता। प्लस जो जिस बुक की मैं सबसे ज़्यादा प्रेस करता हूँ वो वैदिक टेक्स्ट है, वैदिक बुक है। अथर्ववेद में नक्षत्रों के बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेद ने बताया गया कि अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड अश्विनी कुमार है। लाल किताब में तो सिर्फ उपाय लिखे हुए हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ है तो मैं एस्ट्रोलॉजर होके उसको x + 10x तो नहीं कर सकता, x + 1%, 2% अपनी हरकतों को सुधार के कर सकता हूँ। x को 10x नहीं किया जा सकता, x को बचाया जा सकता है। बुरे वक्त में उसको ये बताया जा सकता है इंश्योरेंस ले ले। मान लो किसी का एक्सीडेंट नजर आ रहा है या किसी का लॉस नजर आ रहा है, किसी की फैक्ट्री में आग लगती नजर आ रही है, क्या बोलूंगा मैं उसको? उपाय दोगे बचने के लिए? सबसे पहले फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराऊंगा, वो भी उस कंपनी से जिसका क्लेम रेशियो अच्छा है। अब मैं इंश्योरेंस वाला नहीं हूं ना, मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन यही उपाय है। अच्छा, उपाय यही है। प्रैक्टिकल उपाय पहले करेंगे ना। किसी को चोट लगेगी, महामृत्युंजय जब पहले करोगे कि उसके फर्स्ट एड पहले करोगे? ये तो टेक्निकल उपाय हो गया। ये तो हाँ जी, ये पहले ही बता दूंगा ना, ये बाद में थोड़ी बताऊंगा। अगर किसी की अल्प आयु है, 50s में, 40s में, 30s में डेथ है, और मैं उसको बोलता हूं कि भाई तू 2-4 करोड़ का इंश्योरेंस ले ले, कल को तेरी डेथ के बाद गम तो उस चीज का कम नहीं हो सकता, लेकिन इम्पैक्ट तो कम हो सकता है बाद में जो फैमिली है। ये उपाय होते हैं, उपाय यहाँ से होते हैं। तो वैसे पैसे, जैसे पैसे चाहिए किसी को, तो वो नक्षत्र देखे या वो प्लैनेट्स देखे? क्या पहले तो काम करे अपना। काम तो करे ही, चलो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम करना।
बट हम देखते हैं कि भाई शुक्र का उपाय कर लो या इसका उपाय कर लो, मोस्टली तो पैसे के लिए वही कहा जाता है। प्रॉब्लम ही ये है कि प्रॉब्लम एक है, आपके पास पैसा नहीं है, सभी बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। जो 2 पैसे कमा रहा है उसको 4 पैसे कमाने हैं, और जो 1 पैसा कमा रहा है उसको 2 पैसे कमाने हैं। वो सब एक उपाय है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि किसी ने ऐसे किसी पॉडकास्ट में बोला होगा कि अपनी वाइफ के नाम सब कुछ ले लो, अपनी वाइफ को सब कुछ दे दो, उसको सारे पैसे दे दो, तो आपकी लक्ष्मी स्ट्रांग हो जाती है। शुक्र उस लक्ष्मी का, आपकी वाइफ का नीच का है। वो पैसे लेके आपको डिवोर्स देके चली जाती है। क्या करोगे? गए फिर तो क्या करेंगे? रोया जाएगा। क्या करोगे? फिर तो सर पीटा जाएगा अपना। सारे यही बोलते हैं ना कि ग्रह लक्ष्मी के नाम सब कर लो। अरे वो भी तो इज्जत के लायक होनी चाहिए। मैं उस क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं कोई टेस्टिमोनियल नहीं देता, लेकिन एक क्लाइंट रोया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, बताओ, पैसे लेके भाग गई। तो बीवी को भी पैसे देना सेफ नहीं है। दिखाई उसके उसमें दिखा नहीं इसकी बीवी भाग जाएगी, ग्रह वगैरह में कहीं दिखा नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं था ना जिसको कुंडली दिखाई, वो या तो टैरो का रीडर होगा, मुझे पता नहीं, मतलब उसने मुझे ये नहीं बताया उसने पहले किसको दिखाई, या न्यूमरोलॉजिस्ट होगा। वो कहता मुझे नक्षत्र के बारे में पता ही नहीं था, कुछ होते हैं। देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ आई हैव सम बैकअप। और अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या किसी का कोई सवाल है उसका मैं जवाब नहीं दे सकता, अभी नहीं दे सकता तो कल दूंगा, परसों दूंगा। मेरी रिसर्च का मतलब ही ये है कि एस्ट्रोलॉजी के सवाल मेरे पास आए और मैं उनका जवाब दूं लॉजिकली विद बैकिंग ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट है पराशर होरा शास्त्र। सर वैसे अगर आपके पास कोई कुंडली लेकर आता है तो आप नक्षत्र और पंचांग देखकर उनकी वेल्थ को एनालिसिस भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। इस टाइम पे वेल्थ कम होगी या इस साल में जाके इसकी वेल्थ डाउन हो जाएगी, अगर आप बिल गेट्स के एग्जांपल से बात करें। बिल्कुल एनालाइज किया जा सकता है। अच्छा, क्या फैक्टर्स होते हैं? 21 फैक्टर्स होते हैं किसी की भी वेल्थ को एनालाइज करने के लिए। पंचांग में बता चुका हूँ, पंचांग के बाद आनंदी योग में बता चुका हूँ, आनंदी योग के बाद मुहूर्त में बता चुका हूँ, सन चार्ट, मून चार्ट और लगन चार्ट में बता सकता हूँ। अब जो फैक्टर्स हैं वो और डीप है। होरा लगन, घटी लगन, विघटी लगन, आरूढ़ लगन, ये 4 लगन होते हैं, प्लस कारकांसा। ये 5 अलग अलग चार्ट्स होते हैं हमारी कुंडली में, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा जी। एक होता है इंदु लगन, ये उत्तरा कालामृत में लिखा हुआ है। इंदु लगन प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन असेसिंग द वेल्थ ऑफ द पर्सन। फिर अष्टवर्क, ये टोटल मिला के 20-21 पॉइंट है, मैं इनकी लिस्ट आपको दे दूंगा, डाल लेना इसमें। ये 20-21 पॉइंट को टोटल एनालाइज करके वेल्थ निकलती है। सिर्फ एक प्लेनेट या एक सोर्स वेल्थ नहीं देता, वेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जब तक वो जिएगा जब तक की वेल्थ निकल जाएगी एक तरीके से इंसान की। आइडिया आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो कमाल की साइंस है सर। तो एक बार कुंडली देखकर आप पूरी लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हो इंसान की, या कैसे रहता है? हाँ बिल्कुल की जा सकती है, एकदम पर्टिकुलर मंथ किया बाय मंथ, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर टू ईयर करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। और इस केस में सर फिर ऐसा भी होता है जैसे मान लो आपने किसी का डाउन देख लिया, किसी का डाउनफॉल है, फिर आप उसको उपाय बता रहे हो तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इम्पैक्ट ये होगा वो रेडी रहेगा ना उस पर्टिकुलर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। वो डिजास्टर कम होने की चांसेस मतलब उपाय से कम हो जाएगा। डिजास्टर का इम्पैक्ट का तो पता नहीं, लेकिन डिजास्टर मैनेज बड़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, डिजास्टर तो उतना ही है। अगर मैं किसी को बता दूं कि तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, वो अपना बॉडी इंश्योरेंस ले ले और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराता रहे, तो कुछ इम्पैक्ट कम होगा। ऐसे ही मुझे किसी ने बताया था, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उनका तो 2018 तक तेरा कोई काम नहीं चलेगा। एंड आई वॉज वेरी स्टबन कि मैं तो काम करूंगा, मैं ठोकता रहा पैसे, कोई काम नहीं चला। 2018 के बाद जाके 2 पैसे कमाए। अच्छा। अब 2018 में मेरी एज हो चुकी थी 28 प्लस 27 ईयर्स का मैं हो चुका था, तो 27 ईयर्स तक कोई पैसा नहीं कमा रहा, ये एक बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा राजयोग कारक ग्रह है वो है ही जब बुध और शनि, जिनकी एज ही 30s में आती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, 30s का वेट कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को बोला जस्ट लर्न एंड लर्न इन योर स्ट्रगलिंग पीरियड।
लर्निंग इज योर अर्निंग। तो ये एक तरह का गाइडेंस मिल गई मेरे को। जब उनसे गाइडेंस मिली उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी। अब मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट्स और दोबारा वो चीज़ शुरू किया। जो चीज़ उस टाइम लॉस करती थी आज वो लॉस नहीं कर रही। तो किसी का शनि अगर किसी नक्षत्र में हो तो क्या मतलब? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। ये हर नक्षत्र हर प्लेनेट के लिए वैलिड है। ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, फ्रॉम द नेटल नक्षत्र ऑफ सैटर्न, सैटर्न किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, वहां से हमने मून का नक्षत्र गिनना है। अच्छा, मून किसी नक्षत्र में है, सैटर्न किसी नक्षत्र में है, वहां से हमने गिनती करनी है। तो अगर वो गिनती 1 है, मतलब नक्षत्र सैटर्न और मून सेम नक्षत्र में है, तो शास्त्र कहता है रोग, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज। अब कैंसर ले लो या ट्यूमर ले लो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज। 2, 3, 4, 5 नक्षत्र में है तो लाभ, मीडियोकर से को क्वालिटी का लाभ। फिर 6th में हानि, 7, 8 में गेन्स, अचीवमेंट और बहुत ज्यादा लाभ।